तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। उन महिलाओं को कभी तो शाहीन बाग की महिलाओं से मिलाया जा रहा है, कभी कानून के नाम पर यह दर्शाया जा रहा है कि ये गालिबन ऐसे हैं जैसे रोहिंग्या मुसलमान। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के हल्द्वानी के उन 4365 परिवारों की जिन पर नैनीताल कोर्ट की तलवार लटकी हुई थी कि बुलडोजर चलाकर उनकी बस्तियों को खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और कहा बुलडोजर रोक दीजिए, स्टे ले लिया है, स्टे मिल चुका है और कहा कि इतनी ऐसे शॉर्ट नोटिस में जल्दी से उजाला नहीं जा सकता। 7 फरवरी की डेट लग गई। एक बहुत बड़ी राहत मिली उन सर्दी में ठिठुरती हुई महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, जिनको लग ये रहा था कि हमारा आशियाना अब खतरे में है। दर्शकों, मैं पूरी खबर आपको सुनाऊंगा और थोड़ा सा समय आपसे इस बात का भी लिया जाएगा कि दरअसल ये वजह क्या रही है। ये वाकई ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो कि अवैध है, क्या इसको बुलडोजर से ढहा देना चाहिए, सफाई कर देनी चाहिए? सरकार ने पहले क्या आश्वासन दिए थे? कौन सी मलिन बस्तियों का 582 मलिन बस्तियों का एक ऑर्डर बनाया गया था 2016 में उत्तराखंड में कि इन लोगों को बसाया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने के लिए पूरा देश एक है, क्या इन लोगों को भी विस्थापित करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह में स्थापित करने के लिए, इनके लिए रहने पढ़ने की जगह देने के लिए भी हमें एकजुट होना चाहिए या कठोर बन जाना चाहिए? आप देखें खबर दैनिक भास्कर की कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कहा 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ा नहीं जा सकता। इस बारे में आपने बहुत सारी खबरें सुन रखी हैं। मैं आपको वही घिसी पिटी खबर नहीं बताऊंगा कि किस तरह से महिलाएं रो रही हैं, किस तरह से सड़क पर आ गई हैं। मैं आपसे सिर्फ मुद्दे की बात करना चाहता हूं कि रेलवे का कहना क्या है, उसकी जमीन के बारे में नैनीताल के ऑर्डर क्या हैं और ये लड़ाई कब से शुरू हुई थी। ठीक है, पहले आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुन लीजिए। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50,000 लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन खाली कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते। लंबी बात नहीं, पुष्कर सिंह धामी ने कहा कोर्ट के आदेश के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें तमाम चल रही हैं। 4,000 परिवार, 50,000 लोगों से जुड़ा फैसला 4 पॉइंट में, राज्य सरकार की 3 बड़ी दलीलें। चलिए अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों बात क्या है। उत्तराखंड जब बना नहीं था 1940 से पहले से ही यहां लकड़ी का कारोबार हुआ करता था, खास करके इस रीजन में। यहां पर रामपुर से, मुरादाबाद से और बाकी निचले तराई के एरिए से लोग इकट्ठे होकर के लकड़ी का काम करने गए थे। रेलवे लाइन के नजदीक ये वाकई बस गए थे। वहां से गोला नदी जाती है, उस पर एक पुल बना हुआ था। 2013 में वो पुल टूट गया था। रविशंकर जोशी नाम के एक व्यक्ति ने ये बात पूछी आरटीआई के माध्यम से कि ये पुल किस वजह से टूटा। पता चला वहां के रहने वालों ने वहां पे जमीन में से जो निकलता है बालू, उसकी खुदाई कर दी, जिसकी वजह से ये नीचे गिर गया था। ये शुरू हुई थी बात वहां से। उसके बाद हुआ क्या? बात ये हुई कि उत्तराखंड सरकार ये कहकर चली गई कोर्ट, लोग चले गए बहुत सारे कि साहब हमारे पास तो इसके बैनामे भी हैं, दस्तावेज भी और हैं भी, ये हम देख चुके हैं। लेकिन फिर भी पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए दर्शकों, आपने देखा रेलवे लाइन के नज़दीक अक्सर बस्तियां बसी रहती हैं, उसके थोड़े पीछे तक भी बसी रहती हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ की ज़मीन खाली करो, करनी चाहिए, वो रेलवे की ज़मीन है, लेकिन है तो भारतवासी, उनको आप दूसरी जगह ज़मीन दे दीजिए या उसका उनको जो है किसी तरह से विस्थापित कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन यह भी कोई मजबूत दलील नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं मजबूत दलील। 2016 में उत्तराखंड की सरकार ने 542 मलिन बस्तियों के बारे में यह बताया कि हम इसको विस्थापित करेंगे। उसमें यह वाली जगह जो गोला से निकलते हुए ये तमाम ढोलक नगर और गफूर नगर, ये तमाम जगह मौजूद थी। लेकिन बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दूसरी सरकारें आई, उस 582 मलिन बस्तियों में से इस बस्ती को निकाल दिया गया है। एक सवाल तो खड़ा होता यह है कि जब 582 बस्तियों की जिम्मेदारी आप भगवान ले रहे हैं,
सरकार आप ले रहे हैं, इन गरीबों की बस्तियों को भी उसी के अंदर रख लेते, उन्हें बाहर क्यों कर दिया गया? एक लड़ाई। दूसरी बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कुछ ज़मीनें इसमें ऐसी हैं जिनकी रजिस्ट्री वगैरह हुए हैं, रजिस्ट्री वगैरह हैं और पट्टे भी हैं, उनके बारे में आपका क्या कानून है? आपने तो कानून ये निकाल दिया, मैं निर्मला सीतारमण पर जाऊंगा, प्रधानमंत्री पर जाऊंगा। मोनेटाइजेशन का नाम आपने सुना है जनाब? चलिए मैं बताता हूं। एक तो आप प्राइवेट नाम सुनते होंगे, रेलवे प्राइवेट में जा रहा है। रेलवे की उन जगहों को चुनने के बारे में केंद्र सरकार ने कहा पूरे भारत भर में कि उन जगहों को इकट्ठी की जाए और उनको हम प्राइवेट कंपनीज को दी जाएंगे। तमाम बातें ऑथेंटिक हैं, हर चीज़ की मैं आपको दस्तावेज नहीं लगा सकता। जिस चीज़ में आपको सवाल हो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। वहां पे ये तय हुआ अब प्राइवेट कंपनीज जो है वहां पर रेलवे कर्मचारियों के बड़े बड़े बंगले भी लिए जाएंगे, कॉलोनीज भी लिए जाएंगी, तमाम चीजें ली जाएंगी, उसमें ये जमीन भी सम्मिलित है। प्राइवेट लोगों को कुछ पैसों में बेच करके जब आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो खुद ही वहां पर ऐसे उपक्रम क्यों नहीं लगाते जहां सरकारी नौकरियां भी जनरेट हों और काम बन जाए? तो दर्शकों, बात यह है कि ये एक केंद्र की भी जो है इसके अंदर रणनीति है। अब आ जाते हैं फिर हम उत्तराखंड पे। उस जगहों में सरकारी स्कूल कैसे बन गए? एक बड़े पत्रकार हैं दर्शकों, वो अखबारों में काम कर चुके हैं, अक्सर आप उन्हें टीवी पर देखते हैं, काफ़ी बड़ी बहस में वो रहते हैं। उनका नाम है सलीम अख्तर सिद्दीकी। बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं कि हल्द्वानी की एक बस्ती पर सर्दी भारी गुजर रही है। एक अनाधिकृत बस्ती में सरकारी स्कूल, बैंक, अस्पताल कैसे खुल गए? 11 स्कूल तो ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, बाकी सरकारी स्कूल हैं, अस्पताल हैं, 10 मस्जिदें हैं, 4 मंदिर हैं। इन चीज़ों को ये बन कैसे गए? इनसे टैक्स कैसे ले रहे थे आप? बिजली कनेक्शन कैसे मिल गए? वो अधिकारी कहाँ हैं जिनके रहते 4500 मकान बन गए? क्यों बनने दिए? 75 साल से रेलवे सो रहा था, बस्ती पर क्यों नजरें टेढ़ी हैं? क्या ये बताना जरूरी है? बशीर बद्र का उन्होंने एक शेर भी बताया कि लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में, तुम तरस खाते नहीं बस्तियां गिराने में। शब्द लिखा है जलाना, इन्होंने कहा कि मैं माजरत के साथ उनके शब्द को जलाने की जगह गिराना लिख रहा हूं। इनका सवाल बहुत जायज़ है, काबिल आदमी है, ज़माने से पत्रकारिता कर रहे हैं, नफ्स को पहचानते हैं, सरकार से अपने माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से सवाल भी करते रहते हैं। उन चाटुकार जमात में शामिल नहीं हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, सीधे होके आंख में आंख डाल के सवाल करने की ताकत रखते हैं। हर एक भारतीय को ऐसा होना चाहिए। अब उत्तराखंड की पूरी स्थिति मैंने आपको ये बताई। इसमें अच्छी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मानवीयता के आधार पर 7 दिन में आप कैसे खत्म कर देंगे। एक चीज और दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं उसकी ऑथेंटिकेशन नहीं दूंगा। ये ट्विटर ट्वीट पर किसी ने ट्वीट किया, मुझे ये अच्छा लगा वो नक्शा, हालांकि वो पेन से बना हुआ नक्शा है, लेकिन अगर ऐसा है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर ऐसा है तो ये पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए माय लॉर्ड। ठीक, क्या है जनाब? निकालने में आधा हाथ निकल गया। ये रुंधति राय साहब हैं, उनका कोई बना हुआ है ये अकाउंट, ये लिखा उन्होंने कि ये उस जगह का नक्शा है, इससे महज 2 किलोमीटर का मुस्लिम आवास कोर्ट को अवैध लगता है, जबकि इसके आसपास का 86 किलोमीटर का हिंदू एनक्रोचमेंट कोर्ट को वैध लगता है। ये समझ से परे है। आप देखिएगा, ये उसने पेन से बनाया है नक्शा, बीचों बीच जो लाइन आपको दिख रही है, मैं कह रहा हूं, मैं इसको जो है बिल्कुल अपनी तरफ से आधिकारिक वर्जन नहीं दे रहा हूं, एक चीज आई सामने वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। झूठ या सच्ची होने की दलील मेरे पास नहीं है। बीच में रेलवे लाइन है, इसमें लिखा 2 किलोमीटर एरिया, और यही वो एरिया है मुस्लिम सेटलमेंट, रेलवे इज डिक्लेयरिंग ओनली द इंक्रोचमेंट, इस तरह की बात। और बाकी जो हरे रंग की बनी हुई है यह है हिंदू सेटलमेंट। इसी लाइन के बीचों बीच का जो हिस्सा है ये जनाब उसी वजह से लड़ाई है कि यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। दिल्ली जो है 63% नक्शे के आधार पर नहीं बनी है भगवान। आप दिल्ली को कब ढा रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान की रेलवे लाइन के इर्द गिर्द गुर्बत दर्शाती है जब आप बताते हैं कि सब कुछ चंगा सी, वो मुंह चिढ़ाते हुए वो तमाम तस्वीर सामने आ जाती है कि तमाम हिंदुस्तान के लोग रेलवे लाइन पर शौच करते दिखेंगे और आसपास की जो बस्तियां हैं, भारत के लोग हैं, वो रोहिंग्या मुसलमान तो है नहीं, वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या 2022 का वो वादा नहीं पूरा होना चाहिए कि भारत के हर एक भारतवासी के सर पे हम छत दे देंगे? 2022 निकल गया है, वो वादा तो पूरा नहीं हुआ है, इन्हें उजाड़ने से आपको क्या मिलेगा? कोर्ट की बात है,
सुप्रीम कोर्ट ने मानवीयता के आधार से फिलहाल स्टे दे दिया है। लेकिन जो लोग आकर सड़क पर, जमीन पर आकर बहुत बड़े कानूनविद बन रहे हैं, कानून के पैरोकार बन रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि वो कश्मीरी पंडित के साथ एक साथ खड़े क्यों नजर आते हैं। यदि टोपी वाला है तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और टोपी नहीं होती तो सारा भारत एक हो जाता है। ये क्या तरीका हुआ साहब। सारे भारत में कुछ वो लोग जो इस तरह की चीज़ें दर्शाते हैं। आपको खबर कैसे लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर